चलिए जी, तो हम लोग कल क्या क्या चीज़ें पढ़ लिए थे? कल हम लोग पढ़ लिए थे एमिशन स्पेक्ट्रम, हम लोग कल पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो रेडिएशन इमिट करता है, और उस रेडिएशन का वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इन सब के पीछे का जो कॉन्सेप्ट था, जो एक्सप्लेनेशन था, हमने पढ़ ली थी। लास्ट में हमने स्पेक्ट्रल सीरीज भी पढ़ा था, जिसमें हमने लाइमन सीरीज पढ़ा था, बाल्मर सीरीज पढ़ा था, पास्चन पढ़ा था, ब्रैकेट पढ़ा था, पीफंड पढ़ा था, हेम्फ्रेस भी पढ़ा था। आज इसी में डिस्कशन हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले वही डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं जो डायग्राम हमने कल ड्रॉ किया था, कि अगर यहां पर हम एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं, एनर्जी लेवल अगर हम यहां पर ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल दिखा रहे हैं, एनर्जी लेवल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अगर हम यहां पर दिखा रहे हैं, और यहां पर अगर हम दिखा रहे हैं ऑर्बिट की, किस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आपका n इक्वल टू 1 था, मतलब जब फर्स्ट ऑर्बिट था, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपकी कितनी थी? आपका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स था। जब आपका सेकेंड ऑर्बिट में आप आए थे जंप करके, तो सेकेंड ऑर्बिट में आपकी जो एनर्जी थी वो आपकी कितनी थी? सेकेंड ऑर्बिट में जो आपकी एनर्जी थी E2 इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। थर्ड ऑर्बिट में जब आप आए थे तो आपका एनर्जी कितना हो गया था? n इज इक्वल टू 3 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए था आपका एनर्जी E3 इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जब आप फोर्थ ऑर्बिट में गए थे n इज इक्वल टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो आपका फोर्थ ऑर्बिट में जो एनर्जी आया था E4, ये था आपका -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आपका फिफ्थ ऑर्बिट था, n इज इक्वल टू 5 भी था। इसी तरह आपका सिक्स्थ ऑर्बिट था, n इज इक्वल टू 6 भी था, और आपका 7 था, n इज इक्वल टू 7। और उसके बाद आप जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे, आपके ऑर्बिट लेवल्स के भी, एनर्जी लेवल्स के बीच में जो गैप है वो कम होते जाएगा, और इन्फिनिटी पर जाकर के फाइनली जो आपका एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर के किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा, तो जो आपको स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या होगा? मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लो कि आपका इलेक्ट्रॉन था ऑर्बिट 2 में, और ऑर्बिट 2 से आपका 1 में जंप किया। आपका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 3 से भी 1 में जंप कर सकता है, ऑर्बिट 4 से भी जंप कर सकता है, ठीक है, 5 से भी जंप कर सकता है। इस तरह से करते करते आपका इंफिनिटी से भी डायरेक्टली ऑर्बिट 1 में आ सकता है। तो जितने भी आपके स्पेक्ट्रल लाइंस आपको तब मिले थे जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा था, तो उन सारे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम किस सीरीज में डाल रहे थे? हम डाल रहे थे लाइमन सीरीज के। सारे लाइंस क्या हैं? लाइमन सीरीज के हैं, ठीक है। यहां तक हमने कल पढ़ा था। इसमें कहीं किसी को दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। अब इससे हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सर इसमें किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, या क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें हमको जानना जरूरी है। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट हमको इसमें जानना जरूरी है कि सर ये जो लाइमन सीरीज होता है ये स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम के किस रीजन कहने का मतलब कि क्या ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा, क्या ये विजिबल रीजन में आएगा, या फिर ये इंफ्रारेड रीजन में आएगा। तो देखते हैं निकाल करके। चलो जी, तो अब हम क्या पता करने जा रहे हैं कि सर ये जो आपका लाइमन सीरीज है, इस लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, एक बात बताओ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिस रेडिएशन का होगा, जिस रेडिएशन का भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। तो जिस भी रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसका एनर्जी क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है। आपने एक एनर्जी का कल फॉर्मूला पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जंप करता है तो उसका एनर्जी होता है डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द टू ऑर्बिट्स, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिसका होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे कम एनर्जी कब होगी? जब इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे कम होगा। अगर ये डिफरेंस सबसे कम होगा तो एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, और एनर्जी सबसे कम हो जाएगी तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? कम एनर्जी के लिए जो आपके दो ऑर्बिट्स हैं उनके बीच का एनर्जी लेवल आपको कम रखना है। एक बात बताइए, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल का डिफरेंस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से कूदेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, और इन किसी भी एनर्जी लेवल के बीच का गैप सबसे कम कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से इसमें कूद जाएगा।
है कि नहीं? तो आपका फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आपका ट्रांजिशन होना चाहिए, ट्रांजिशन शुड बी फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 1। आया समझ में? किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब आपको वेवलेंथ सबसे ज्यादा चाहिए तो एनर्जी सबसे रेडिएशन का कम होना चाहिए, और एनर्जी रेडिएशन का कम तब होगा जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे कम होगा, और गैप सबसे कम तब होगा जब जस्ट बगल वाले एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन इसमें कूदेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए दूर से कूद रहा है तो वहां पर एनर्जी लेवल क्या है, दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा, तो गैप सबसे कम होगा, एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, अब एक बात बताइए, n इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे कम एनर्जी गैप कब होगा? जब n इक्वल टू 2 से 1 में कूदेगा। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है जी, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होगा, 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 बाई 4, दैट इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 3 बाई 4। तो यहां से लैम्डा आपका कितना आया, 4/3r आया। और ये जो आपका r होता है 1 बाई आर का जो वैल्यू होता है ये अप्रोक्सीमेटली 911 होता है। 1 बाई आर का वैल्यू कितना होता है, 911 आपका होता है एंगस्ट्रॉम्स में। ठीक है, 911 एंगस्ट्रॉम्स होता है। तो आपका लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 4/3 इंटू 911। ठीक है, अब आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप 4/3 इंटू 911 कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 911 डिवाइडेड बाई 3, ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1215 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर आएगा। मतलब लाइमन सीरीज में जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ये कितना होगा, 1215 एंगस्ट्रॉम्स के अप्रोक्स में आपका होगा। आया समझ में? लिखिए यहां तक। तो चलो, आपने बोला कि सर लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना होगा, 1215 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा। कैसे निकाला हमने? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए हमें क्या करनी थी, सबसे कम एनर्जी का रेडिएशन खोजना था। और सबसे कम एनर्जी का रेडिएशन कब मिलेगा, जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे कम होगा, और गैप सबसे कम तब होगा जब जस्ट इलेक्ट्रॉन बगल वाले ऑर्बिट से इसमें कूद करके आ जाए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि सर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नहीं, आप सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, लाइमन सीरीज का आपसे अगर बोल दिया जाए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज अगर आपको बोल दिया जाए निकालने के लिए, तो एक बात बताइए, जो आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेडिएशन होगा, जो भी रेडिएशन होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी, जब इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा। तो गैप सबसे ज्यादा कब होगा, जब यहां का दूरी सबसे ज्यादा होगा। और सबसे दूर यहां पे कौन सा ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट आपका इन्फिनिटी पे लाई करता है। ठीक है, तो यहां पर ट्रांजिशन कहां होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करना चाहिए, ट्रांजिशन शुड बी फ्रॉम n टेंड्स टू इंफिनिटी टू n इज इक्वल टू 1। मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का आपको रेडिएशन तब मिलेगा जब उस रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, सबसे क्या होगी, जब आपका वेवलेंथ सबसे कम होगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी, जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा। सबसे गैप ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से डायरेक्टली 1 में कूद जाए। ठीक है, पुट कर दीजिए, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है जी, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, 1 बाई n1 कितना है आपका 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। बताओ 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर कितना होगा, 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर हो गया आपका 0। तो आपका क्या बचा इधर, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1। तो यहाँ का लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया 1 बाई आर। और 1 बाई आर का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 911 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर होता है। तो यहां से आपको पता चला कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज कितना होगा आपका, ये होगा आपका
911 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर। अब एक बात बताइए, इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है 911 और लॉन्गेस्ट है आपका कितना 1215 एंगस्ट्रॉम। तो ये किस रीजन में लाई कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस रीजन में लाई कर रहा है? दिस लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट। ये आपसे पूछा जा सकता है आपके जैक बोर्ड में कि लाइमन सीरीज का जो आपका वेवलेंथ है, लाइमन सीरीज किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कहां पर लाई करता है? तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है। लिखिए अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है ना, तो हाँ, अल्ट्रा वायलेट रीजन का वेवलेंथ कहां से कहां तक होता है? का रेंज कहां से, अल्ट्रा वायलेट रीजन का रेंज कहां से कहां है? 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 10 से 4000 के बीच में लाई कर रहा है, 10 एंगस्ट्रॉम से 4000 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये कहां पे लाई करेगा आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में। तो बताइए बाल्मर सीरीज आपको कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर किसी ऑर्बिट से कहां जंप करेगा? सेकेंड ऑर्बिट में। जैसे मान लीजिए 3 से 2 में जंप किया, 4 से 2 में जंप किया, 5 से 2 में जंप किया, 6 से 2 में जंप किया, 7 से 2 में जंप किया। इसी तरह से आपका जंप करते करते इन्फिनिटी से भी लेकर के जब आपका सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो कौन सा सीरीज मिलेगा आपको? मिलेगा बाल्मर सीरीज का आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना, बाल्मर सीरीज आपको मिलेगा। अब आपको वही चीज यहां पर भी अगर फाइंड करने को बोल दिया जाए कि भाई बताओ कि बाल्मर सीरीज का आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सा होगा? बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज कितना होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज आप कैसे निकालेंगे भाई? आपको पता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेडिएशन जो भी होगा उसका एनर्जी क्या होगा? सबसे कम होगा। और एनर्जी सबसे कम तब होगी जब आपका एनर्जी डिफरेंस दो एनर्जी लेवल्स के बीच में सबसे क्या होगा? सबसे कम होगा। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके बगल से जंप करके आएगा तो उसकी एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगी और इसके लिए आपका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ द transition should be from n2 is equal to 3 to n1 is equal to 2। ठीक है, निकाल लो कितना होगा? 1 by lambda is equal to rz square into 1 by n1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 का स्क्वायर। ठीक है जी, 1 by lambda is equal to rz का वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन 1 पुट कर दीजिए। 1 by n1 कितना है? n1 है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 कितना है? 3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 by lambda is equal to r into 1 by 4 minus 1 by 4 minus 1 by 9। तो यहाँ से आपका आया 1 by lambda is equal to r। एलसीएम में लीजिए कितना हो जाएगा? 36 और ये हो गया आपका 9 minus 4, मतलब ये आपका कितना हुआ? 1 by lambda is equal to r into 5 by 36। तो यहाँ से लैम्डा कितना आया? लैम्डा आया 36 by 5 r, मतलब कि 36 by 5 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर। तो लैम्डा आपका यहाँ से कितना आएगा? 36 इंटू 911 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 6559 एंगस्ट्रॉम्स के अप्रॉक्स आएगा। लैम्डा जो आएगा ये अप्रॉक्सीमेटली 6559 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर आएगा। ये क्या आएगा? बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपका कितना होगा? इतना होगा। लिखिए हाँ, इस पूरे कहानी का सारांश जो भी हम लोग करेंगे उसका सारांश बस दो ही है। पहला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करना चाहिए? जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से। क्यों? क्योंकि बगल वाले ऑर्बिट का और इस ऑर्बिट के बीच में एनर्जी लेवल क्या है? सबसे कम है। एनर्जी गैप सबसे कम है। एनर्जी गैप सबसे कम होगा तो जो आपका रेडिएशन रिलीज होगा उसका एनर्जी सबसे कम होगा, और एनर्जी सबसे कम होगा तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। एनर्जी सबसे ज्यादा तब आपको मिलेगा जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा, और गैप यहां सबसे ज्यादा कब होगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से डायरेक्टली यहां पर कूदेगा। ठीक है, तो अब वही हम अगला करने जा रहे हैं कि बाल्मर सीरीज का आपका जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होगा वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। लिख लिए सब लोग?
तो भैया बता दो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्नूल सीरीज जो भी होगा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। एनर्जी सबसे ज्यादा तब होगा जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा, और गैप सबसे ज्यादा तब होगा जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से डायरेक्टली आपका सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा। तो यहां पर ट्रांजिशन क्या होगा, ट्रांजिशन शुड बी फ्रॉम वेयर, ट्रांजिशन शुड बी फ्रॉम n2 इक्वल टू इंफिनिटी टू n1 इज इक्वल टू 2। पुट कर दीजिए 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 बाई लैम्डा कितना हो जाएगा, r इंटू जेड का वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन, ये आपका कितना हो जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया आपका 0। फाइनल आपका कितना आया 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाई 4। तो यहाँ से आपका लैम्डा कितना आया, लैम्डा आया 4 बाई r का मतलब कितना 4 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम, ये कितना हो जाएगा 3644 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्नूल सीरीज कितना होगा 3644 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर आपका होगा। और ये किस रीजन में लाई करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करेगा, तो इसका मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन होता है कहां से कहां वेरी कर रहा है। इसका शॉर्टेस्ट कितना है 3644 और लॉन्गेस्ट कितना था 6559। तो इसका जो मेजॉरिटी पोर्शन है इस बार्नूल सीरीज का वो आपका लाई करता है विजिबल रीजन में। कहां लाई करता है, विजिबल रीजन में इसका मेजॉरिटी पोर्शन बार्नूल सीरीज का आपका लाई करता है, लिख लीजिए। बताइए जी बार्नूल सीरीज के बाद कौन सा सीरीज आता है, लाइमन, बार्नूल, पास्चन आता है। और पास्चन का मतलब है, पास्चन सीरीज आपको तब मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन बाहर किसी ऑर्बिट से कहां कूदेगा, थर्ड ऑर्बिट में कूदेगा। तो मान लो आपका इलेक्ट्रॉन कहां से, फोर्थ से आपका थर्ड में जंप किया, इलेक्ट्रॉन 5 से थर्ड में जंप कर सकता है, 6 से थर्ड में जंप करेगा, 7 से थर्ड में जंप करेगा, करते करते आपका इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन जो है आपका थर्ड ऑर्बिट में जंप कर गया। तो आपको जितने भी लाइंस मिलेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस वो किस सीरीज में कहे जाएंगे, ये कहे जाएंगे आपको पास्चन सीरीज के लाइंस आपको कहे जाएंगे। अब आपको फिर से वही सवाल कि पास्चन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज कौन सा होगा बता दीजिए। तो पास्चन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए वही करेंगे भाई, जो भी रेडिएशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का होगा उसका एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, और एनर्जी सबसे कम तब होगा जब आपका एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप सबसे कम होगा। सबसे कम गैप तब होगा जब इलेक्ट्रॉन जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से, जिसका एनर्जी गैप सबसे कम है, जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से n इक्वल टू 3 में जब आपका जंप करेगा। तो फॉर लॉन्गेस्ट ऑर्बिट transition should be from n2 equal to 4 to n1 is equal to 3। तो 1 by lambda is equal to r z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। आपको पता है 1 by lambda कितना हो जाएगा, r into z का वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, 1 by 3 का स्क्वायर माइनस 1 by 4 का स्क्वायर, ये कितना होगा 1 by lambda is equal to r into 1 by 9 minus 1 by 16। तो 1 by lambda is equal to r into, ये आपका कितना हो गया 144, 16 माइनस 9, तो आपका कितना हुआ 1 by lambda is equal to r into 7/144। तो आपका lambda कितना हो गया 144/7r। lambda is equal to 144/7 into 1 by r का वैल्यू आपको पता है 911 एंगस्ट्रॉम्स के बराबर होता है। इसको सॉल्व करिए और देखिए कितना आता है। तो ये आ जाएगा आपका 144 गुना 911 डिवाइडेड बाई 7 मतलब 18,740। लगभग लैम्डा जो आया आपका वो कितना आया 18,741 एंगस्ट्रॉम के बराबर आया। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज कितना हो गया 18,741 एंगस्ट्रॉम के बराबर हुआ, लिख लीजिए। कौन बताएगा पास्चन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, इन्फिनिटी से थर्ड पे जंप करेगा। क्यों, क्योंकि आपको अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेडिएशन अगर आपको निकालना है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी।
एनर्जी सबसे ज्यादा तब होगी जब एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे ज्यादा होगा, और एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे ज्यादा तब होगा जब इलेक्ट्रॉन सबसे दूर से, मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी से थर्ड पे जंप करेगा। तो ट्रांजिशन अब कहाँ होना चाहिए? इन्फिनिटी से थर्ड पे। निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। फॉर्मूला है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड का वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन, 1 बाई n1 मतलब 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया आपका 0। तो आपका कितना है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 9। तो आपका लैम्डा यहाँ से कितना आ गया, आपका आ गया 9 अपॉन आर, मतलब कि 9 अपॉन आर का मतलब 9 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। 911 एंगस्ट्रॉम मतलब इसका कितना आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 981 8199 एंगस्ट्रॉम्स के आसपास क्या आएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द पार्शियल सीरीज। और ये किस रेंज में लाई कर रहा है ये बताओ, ये किस रेंज में लाई करेगा? तो ये आपका लाई करता है लो इंफ्रारेड रीजन में, लो इंफ्रारेड रीजन में आपका लाई करता है। लिख लीजिए। पाश्चन के बाद कौन सा आता है जी सीरीज, लाइमन, बामर, पाश्चन के बाद आएगा ब्रैकेट। तो अब हम निकालने जा रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ, अच्छा कौन बताएगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज आपको निकालना है। ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए, 5 से 4 में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ब्रैकेट सीरीज तब मिलता है जब ट्रांजिशन आपका फोर्थ ऑर्बिट तक होता है, और फोर्थ ऑर्बिट तक में जब आपका 5 से 4 में जंप करेगा तो आपका क्या होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा। ट्रांजिशन जो होगा आपका 5 to 4। क्यों होगा 5 to 4 में भाई? क्योंकि देखो अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशन की एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। एनर्जी सबसे कम तब होगी जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप सबसे कम होगा। अब आपको 4 में जंप कराना है और एनर्जी लेवल का गैप सबसे कम रखना है, तो कहां से जंप करेगा, 5 to 4। आपका ट्रांजिशन हो गया n2 इक्वल टू 5 to n1 इक्वल टू 4 निकाल लो। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू हाइड्रोजन के लिए 1, आपका 1 बाई n1 हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 25। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 16 गुना 25। तो ये आपका कितना आ गया, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 गुना 25। तो यहाँ से आपका लैम्डा कितना आया, 16 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू आर। तो आपका लैम्डा कितना आया, 16 इंटू 25 बाई 9, और 1 बाई आर का वैल्यू कितना है, 911। इसको सॉल्व करिए और देखिए कि आपका लैम्डा कितना आ रहा है। तो ये आएगा आपका 16 इंटू 25 इंटू 911 डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ गया आपका 40489 एंगस्ट्रॉम्स के अप्रॉक्स में आपका ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज आया 40489 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स में आपका आया। लिखिए। चलो जी, अब हम निकालेंगे ब्रैकेट सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। कब आएगा ब्रैकेट सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए? ब्रैकेट सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन इन्फिनिटी से, जब इलेक्ट्रॉन 4 में जंप करेगा, इन्फिनिटी से 4 में जंप करेगा तो आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का आपको रेडिएशन मिलेगा। निकाल लो कितना हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1, आपका 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये हो गया आपका पूरा 0। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 16। तो यहाँ से आपका लैम्डा आ गया 16 अपॉन आर। 16 अपॉन आर का मतलब है 16 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम्स। तो लैम्डा यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 16 इंटू 911, 16 इंटू 911 मतलब कि ये आया आपका 41576 एंगस्ट्रॉम्स के अप्रोक्सीमेटली ये आपका आएगा। तो आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज आया 14576 एंगस्ट्रॉम्स। और लॉन्गेस्ट कितना आया था अभी, लॉन्गेस्ट आया था सर 40489 एंगस्ट्रॉम आया था। तो आपका जो आपका ब्रैकेट सीरीज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करेगा, और ये भी किस रीजन में लाई करेगा, ये भी आपका लाई करेगा लो इंफ्रारेड रीजन में आपका ये भी लाई करता है। लिख लीजिए। हो गया, लिख लिए सब लोग? चलिए जी।
हो गया ना सबका? चलो, तो इस तरह से अलग अलग सीरीज का आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना सीखा। इसका सारांश बस 3 ही चीज आपको याद रखना है। पहला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए ट्रांजिशन जस्ट बगल वाले ऑर्बिट से होनी चाहिए, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए ट्रांजिशन जो है आपका इन्फिनिटी से होनी चाहिए। दूसरी बात कि कौन सा सीरीज किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस रीजन में लाई करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, हेडिंग डाल लीजिए आपका एब्जॉर्प्शन, 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 एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। भाई देखो, कल जो आपने पढ़ा था ना, और जो अभी हमने कंप्लीट किया पढ़ के, वो क्या था? एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा आपको कब मिला था? एमिशन स्पेक्ट्रा आपको तब मिला था जब आपने कंटेनर में आपने कंटेनर एक लिया था, और इस कंटेनर को आपने क्या किया था? इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स आपने रखे थे, ठीक है, आपने कुछ गैस मॉलिक्यूल्स रखे थे, और इसको आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करा करके आपने इसको हीट किया था। और जब आप इसको हीट करते थे तो ये रेडिएशंस एमिट करता था, इसी रेडिएशन को आप प्रिज्म से पास कराते थे, तो आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिलता था। ये किसमें था? एमिशन स्पेक्ट्रा में था। एमिशन में क्या हो रहा था कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स थे लाइट इमिट कर रहे थे और आपको रेडिएशन मिल रहा था, उसको हम बोलते थे, जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था उसको हम बोलते थे एमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि आप फिर से वही कंटेनर लेंगे, आपने फिर से वही कंटेनर लिया, ठीक है जी, इसमें आपने फिर से गैस मॉलिक्यूल्स को डाला, आपने गैस मॉलिक्यूल्स को डाला, बट इस बार आप उसको हीट नहीं करेंगे, आपको हीट नहीं करना है। आप समझ लीजिए कि यहां पर क्या है? कोल्ड गैस एटम्स आपने यहां पर रख रखे, आपने इनको हीट नहीं किया है। अब आप यहां से अगर लाइट को पास कराते हैं ना, जब आप यहां से लाइट को पास कराते हैं तो जो लाइट यहां पर ट्रांसमिट होकर के बाहर निकलती है, मान लीजिए आपने यहां से लाइट को पास कराया, यहां पे लाइट आपने व्हाइट लाइट मान लीजिए यहां से आपने पास कराया, ठीक है, सिर्फ हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। आपने सपोज करो यहां से व्हाइट लाइट को पास कराया, इधर जो आपको लाइट ट्रांसमिट होकर के बाहर आई, ये कौन सा लाइट है? ये आपका ट्रांसमिटेड, ये आपका है ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट आपकी गैस मॉलिक्यूल से बाहर आई। जब इस ट्रांसमिटेड लाइट को जब आप प्रिज्म से पास कराते हैं, जब प्रिज्म से पास कराते हैं तो इसमें देखा जाता है कि यार इसमें कुछ वेवलेंथ्स गायब हो जाते हैं। जितने यहां पर क्या थे? यहां पे सारे वेवलेंथ्स थे एक साथ, बट यहां पर जो बाहर निकले तो इनमें से कुछ वेवलेंथ्स गायब होते हैं। अब वो गायब क्यों होते हैं, यही हम लोगों को जानना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? कल क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे, रेडिएशन बाहर आ रहा था, उसको हमने बाहर स्पेक्ट्रम में डाला था, प्रिज्म से पास कराया था, हमको स्पेक्ट्रम मिला था। यहां पर क्या है? हीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लाइट को पास करा रहे हैं, और जो आपका लाइट इससे बाहर निकल कर गया, ट्रांसमिटेड लाइट, इसको प्रिज्म से पास कराया, तो हमको पता चला यार कि इसमें से कुछ वेवलेंथ्स के लाइट गायब है। यहां से तो चले सब साथ में थे, बट यहां पहुंचते पहुंचते उनमें से कुछ गायब हो गया। अभी किसने गायब किया? किसने हटाया इनको? बताओ, कौन बताएगा? जब यहां से सब चले थे, साथ में थे सारे रेडिएशंस, यहां पहुंचे, उनमें से कुछ रेडिएशंस गायब है। किसने एब्जॉर्ब किया? एग्जैक्टली। अगर आप देखें इनके एटॉमिक लेवल पर, अगर आप जाकर के देखेंगे तो मान लीजिए आपका क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? आपके ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं आपके, इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब आपने यहां से लाइट को पास कराया, इनको आपने पहले एनर्जी हीट नहीं की थी, इनके पास आपने एनर्जी नहीं दी थी। जब आपने लाइट को पास कराया तो हुआ ये होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में बैठा है ना, इसने इन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी, और एब्जॉर्ब करके जंप करके हायर ऑर्बिट में आ गया होगा। तो जिन रेडिएशंस को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, वही रेडिएशंस आपको यहां पर मिसिंग दिखेंगी। आया समझ में? यहां पर क्या हो रहा था? रेडिएशंस, यहां पर ये हो रहा था कि रेडिएशंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स, रेडिएशंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स वेयर व्हाट? वेयर मिसिंग। यहां पर कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के रेडिएशन मिसिंग थे। क्यों मिसिंग थे? क्योंकि उन रेडिएशंस को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जंप कर गया, और जो एनर्जी आपको लेकर के जंप कर गया, वही एनर्जी, वही रेडिएशन आपको यहां पर नहीं मिली, वही वेवलेंथ आपको यहां पर नहीं मिली। ऐसा समझ? तो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट absorb energy from the radiations of incident light
incident light and jump to higher energy level. ठीक है ना. the radiations which are absorbed by the electron are missing from the transmitted light. जो ट्रांसमिटेड लाइट बाहर निकली उनमें से वो रेडिएशंस गायब होंगे जिन रेडिएशंस को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया है. लिखिए. चलिए जी, हम एक स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं. सुनिए ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. हम एक स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं और उसको आपको एक्सप्लेन करना है. स्टेटमेंट ये है कि wavelengths which are present in emission spectra are missing from the absorption spectra. मतलब जो रेडिएशंस आपको एमिशन स्पेक्ट्रा में मिले थे वही रेडिएशंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में आपको गायब मिलेंगे. क्यों? आप समझिए एमिशन स्पेक्ट्रा आपको तब मिला था जब इलेक्ट्रॉन बाहर के किसी ऑर्बिट से जंप करके अंदर वाले ग्राउंड स्टेट में जब आपके लोअर ऑर्बिट में गया था, तो जो आपको एनर्जी बाहर रेडिएट हुई थी वो आपको एमिशन स्पेक्ट्रा में मिली थी. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जस्ट इसका उल्टा होता है. इलेक्ट्रॉन अंदर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अब बाहर आएगा. समझे? तो जितनी एनर्जी वो रिलीज करा था उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? बाहर आएगा. तो जो रेडिएशंस यहां पर रिलीज हो रहे थे, एमिशन में जो रेडिएशंस रिलीज हो रहे थे, एब्जॉर्प्शन में वही क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे. आया बात समझ में? तो जो रेडिएशंस आपको एमिशन में देखने को मिले थे, क्योंकि वो रेडिएशन आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्ब हो गए हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में वो आपको मिसिंग रहेंगे. आया समझ में? ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का टॉपिक का एंड. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? सबको समझ में आया ना भाई कि जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन रेडिएट करके बाहर एनर्जी निकाल करके जंप करके लोअर ऑर्बिट में गया था, तो जो रेडिएशन इमिट हुई थी वही रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ये फिर क्या करेगा? वापस अपने हायर ऑर्बिट में आएगा. तो आपको जो एमिशन स्पेक्ट्रा में मिला था वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिसिंग होगा. तो ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, पूरा स्पेक्ट्रा जो टॉपिक था वो खत्म होता है. लास्ट टॉपिक लिखिए कि भाई साहब इतना सब कुछ बताने के बाद भी इस थ्योरी के लिए, जो थ्योरी आपने पढ़ा, इसके लिए नील्स बोर साहब को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था. समझे? तो इतना सब कुछ बताने के बाद भी उनके थ्योरी में क्या कमियां रह गई थी, वो क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. हेडिंग डालिए ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल. बोर साहब ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें क्या कमियां रह गई थी. तो पहली कमी क्या थी? पहली कमी ये थी कि इट वाज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब क्या? जैसे आपका हीलियम प्लस हो गया, आपका बेरिलियम प्लस हो गया. तो जो भी एटम्स या तो हाइड्रोजन एटम के लिए वो एप्लीकेबल था, या फिर आपके जो एटम्स हाइड्रोजन के जैसे कि आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, मतलब एकदम हाइड्रोजन के जैसा जिनका कॉन्फ़िगरेशन होगा, उनके लिए एप्लीकेबल था. बट उनके अलावा किसी के लिए एप्लीकेबल ये नहीं हो पा रहा था. दूसरा लिखिए कि इट कुड नॉट explain the spectrum of multi-electron
ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ, मतलब वही बात है, सेम बात है कि भाई साहब हाइड्रोजन का तो स्पेक्ट्रम आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट हाइड्रोजन के अलावा जब आपके इलेक्ट्रॉन, जब आप ऐसे एटम्स को ले रहे थे जिनमें आपके एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो उन एटम्स के लिए आप स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तीसरी बात, it did not take into account the wave nature, it did not take into account the wave nature of electrons। भाई साहब डी ब्रॉगली साहब ने कह दिया था कि जो आपके मैटर्स हो, जो कोई सा भी पार्टिकल है वो ड्यूअल नेचर शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी जो होगा उसका वेव नेचर होगा, बट इनके मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में कोई बात करी ही नहीं गई थी। चौथा पॉइंट, it did not obey the Heisenberg, it did not obey the Heisenberg's uncertainty, भाई साहब देखो, हाइजेनबर्ग साहब ने कहा था कि आप किसी भी स्पीशी का, किसी भी पार्टिकल का आप मोमेंटम और उसका पोजीशन आप एक साथ कैलकुलेट एक्यूरेट नहीं बता सकते। अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप पोजीशन नहीं बता पाएंगे, और अगर आप पोजीशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो आप मोमेंटम नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो जब हाइजेनबर्ग साहब ने कह दिया था कि जब आप किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बोर साहब क्या बता रहे हैं? बोर साहब आपके एक्यूरेट रेडियस का फॉर्मूला दे रहे हैं और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला दे रहे हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या दिया था? जो आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला था? आपका फॉर्मूला आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला था? आपका था h² एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m ZE², और साथ में वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का भी इन्होंने फॉर्मूला दिया था ZE² बाई 2 × h एप्सिलॉन नॉट × n। तो बोर साहब बता रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉन का रेडियस मतलब उसका पोजीशन भी बता सकते हो और उसकी वेलोसिटी भी बता सकते हो, वेलोसिटी मतलब उसका मोमेंटम बता सकते हो। तो ये दोनों एक्यूरेटली बताने का बात कर रहे हैं, बट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप पोजीशन कैलकुलेट करोगे तो मोमेंटम नहीं एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाओगे, अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो पोजीशन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये एक तरह से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं कर रहा था इनका मॉडल। और इसका लास्ट जो पॉइंट था, इट कुड नॉट explain the splitting of spectral lines. It could not explain the splitting of spectral lines in electric field in presence of electric field, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और दूसरा, it could not explain the splitting of spectral lines in electric field and magnetic field मतलब ज़ीमान इफेक्ट मतलब जो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट क्यों हो जाते हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को वो उनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सारी कमियां थी बोर साहब के एटॉमिक मॉडल में, इनको लिख लीजिए और यहां पर आपका चैप्टर होता है समाप्त। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज न्यूक्लियाई।